कोई काम करने का काम नहीं किया है। उनको भारी बहुमत से हराने का काम करेंगे और हमको भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। साथियों, अब मैं आमंत्रित करता हूं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार हिम्मत करके आपने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से घोषित किया था, ऐसे पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व के कृषि मंत्री, गृह मंत्री, वर्तमान में भारत सरकार के रक्षा मंत्री श्रद्धेय श्रीमान राजनाथ सिंह जी आए और हम सबको अपने आशीर्वाद वचनों से अब सिंचित करने का कष्ट करेंगे। श्रद्धेय श्रीमान राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजनाथ सिंह सरहद अवस्थी, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। ये बात हुई ना, बाराबंकी की आवाज मेरे बहनों भाइयों बहुत ही बुलंद है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और निवर्तमान जिलाध्यक्ष श्री अवधेश जी श्रीवास्तव, श्री नीरज कटियार, श्रीमती राजरानी रावत जिला पंचायत अध्यक्ष और आपके विधायक और वर्तमान विधानसभा चुनाव में आपके प्रत्याशी श्री शरद कुमार जी अवस्थी, श्री संजय तिवारी, श्री राजकुमार यादव, श्री रविकांत जी पांडे, श्री राम सजीवन सिंह, श्रीमती लकी सिंह, श्री कैलाश बख्श सिंह, श्री बद्री विशाल त्रिपाठी, श्री रामचरण पाठक, श्री नन्नू सिंह, श्री नीरज दास, श्री हर्षित वर्मा और मंच पर हम विराजित हमारे परम पूज्य जगत गुरु परमहंस आचार्य जी और अभी अभी शरद अवस्थी जी के पहले जिनका आपने भाषण सुना है, ऐसे हमारे पूर्व विधायक श्रीमान छोटे लाल जी यादव। और छोटे लाल जी यादव ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता से त्याग पत्र देकर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने स्वीकार की है। बहनों भाइयों, छोटे लाल जी यादव का तालियां बजाकर स्वागत किया जाना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, बाराबंकी के साथ हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता है। भले ही मेरा बाराबंकी आना जाना कम हो गया हो, लेकिन मैंने आज तक बाराबंकी के साथ अपने रिश्ते को भूला नहीं हूं। यही हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र है बाराबंकी की, यहां से मैं विधायक चुना गया और आप लोगों ने इस उत्तर प्रदेश का मुझे मुख्यमंत्री बनाया था। उस समय क्या काम हुए, क्या काम नहीं हुए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मुझसे बेहतर यदि कोई जानता है तो बाराबंकी की जनता जानती है। लेकिन रामनगर इस विधानसभा क्षेत्र के संबंध में कहना चाहूंगा। रामनगर यह विधानसभा लोधेश्वर महादेव की यह धरती है। यहां माता कुंती ने पारिजात वृक्ष लगाया था जो आज भी यहां पर मौजूद है मेरे बहनों भाइयों। और बाराबंकी का, जैसा मैंने कहा, मेरे जीवन में एक विशेष महत्व है। और बाराबंकी जनपद मैं जानता हूं, एक समय समाजवादियों का यह गढ़ था। जब कांग्रेस पार्टी का राज पूरे हिंदुस्तान में हुआ करता था तो यहां की जनता राम सेवक यादव और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे दिग्गज समाजवादियों के साथ खड़ी थी। मगर जब से प्रदेश में नकली समाजवादियों का आना हुआ है, यहां की जनता का मोह भंग हो गया है। जो लोग उत्तर प्रदेश में समाजवादी होने का दावा करते हैं मेरे बहनों भाइयों, उन्हें समाजवाद छू कर भी नहीं गया है। समाजवादी नाम रखने से कोई समाजवादी नहीं बन जाता है। एक सच्चा समाजवादी वह होता है जो गरीब की भूख और भय का समाधान करे। एक सच्चा समाजवादी वह होता है जो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चले। वह समाजवादी कभी नहीं हो सकता जो कि तुष्टीकरण की राजनीति करे और समाज को टुकड़ों में बांटकर सरकार बनाने की कोशिश करे। वह कभी समाजवादी नहीं हो सकता। अगर आप आज की समाजवादी पार्टी को
इस कसौटी पर कसेंगे तो दावे के साथ मैं कह सकता हूं मेरे बहनों भाइयों, आप लोग यह पाएंगे किसी भी सूरत में इस परिभाषा पर आज की समाजवादी पार्टी खरी नहीं उतरती है। यह समाजवाद की बात करने वाले समाजवादी आज खोटे सिक्के हो गए हैं, और आप जानते हैं खोटे सिक्के कभी बाजार में नहीं चला करते बहनों भाइयों। तब यहां की समाजवादी पार्टी भी अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं चलने वाली है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, और मैं आप सबसे यह भी कहना चाहता हूं, मेरी बात कोई गलत हो तो आप ताली मत बजाइएगा, क्योंकि जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर बात की है बहनों भाइयों। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने सच्चे अर्थों में समाजवाद की मूल भावना को समझा है और उसे अपने भीतर स्थान भी दिया है और सम्मान भी दिया है। देश के गरीबों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने का काम आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज की भी व्यवस्था, यानी 5 लाख रुपए तक का एक साल में मुफ्त इलाज होगा, यह व्यवस्था भी देने का काम किसी सरकार ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पक्के मकान, और आप जानते हैं हमारे पुराने लोग, छोटे लाल जी यादव यहां पर बैठे हैं, उनको अच्छी तरह इस बात की जानकारी होगी। भारत के इतिहास में आज तक संकट की घड़ी में किसी सरकार ने कभी यह फैसला नहीं किया कि गरीब जिनके पास काम नहीं है, आज गरीबी में जिस तरीके की जिंदगी वह जी रहे हैं, उनके लिए मुफ्त राशन मुहैया कराया जाना चाहिए। तो इस देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया कराने का काम भी बहनों भाइयों हमारी सरकार कर रही है। हमने उत्तर प्रदेश को भूख और भय दोनों का समाधान दिया है। इसलिए मैं कह सकता हूं वो लोग नकली समाजवादी हैं, सच्चे अर्थों में उस समाजवाद के रास्ते पर चलने वाले तो हम लोग हैं। हम समाजवादी भी हैं, और राष्ट्र की स्वाभिमान पर दुनिया की कोई ताकत चोट करने की, पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने वाले हम राष्ट्रवादी भी हैं मेरे बहनों भाई। और मैं एक बात यहां पर कहना चाहूंगा बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में आपके भरोसे और विश्वास को टूटने नहीं देगी। हिंदुस्तान की अकेली राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसने जो कहा वह किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 1951 जब हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय जब चुनाव हुआ, हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि जब कभी भारत की संसद में हमको बहुमत मिल जाएगा, धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है, चुटकी बजाकर हम धारा 370 को समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। और करके हमने दिखाया। बहनों भाइयों, भारत का विभाजन होना नहीं चाहिए था, धर्म और मजहब के आधार पर विभाजन नहीं होना चाहिए था, लेकिन विभाजन हो गया। भारत और पाकिस्तान बन गया। ये बेटा बाद में जिंदाबाद लगा लेना, बाद में भारत और पाकिस्तान यह बन गए बहनों भाइयों। और पाकिस्तान में बहुत सारे हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, पारसी, यहूदी जो भारत के मूल निवासी थे बहनों भाइयों, उनका धार्मिक उत्पीड़न होता रहा। कुछ लोग पाकिस्तान से भागकर भारत आते थे, लेकिन प्रभावी नागरिकता का कानून भारत में न होने के कारण उनको सम्मान की जिंदगी, सुकून की जिंदगी भारत में जीने का अवसर प्राप्त नहीं होता था। हम लोगों ने वादा किया था वर्षों पहले कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम नागरिकता का कानून पास करेंगे, और आपने देखा संसद में हमको बहुमत मिल गया बहनों भाइयों। तो डंके की चोट पर हम लोगों ने नागरिकता का कानून पास कर दिया।
चाहे वह पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, वहां से कोई अल्पसंख्यक यानी हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी यानी कोई बाहर भारत आता है और भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो हम उसे भारत की नागरिकता प्रदान करते हैं ताकि वह सम्मान की जिंदगी यहां पर जी सके। 1984 में हम लोगों ने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। आज अपनी आंखों से अयोध्या की धरती पर बनते हुए भव्य राम के मंदिर का निर्माण आप देख
अमेरिका धनवान है, यह बात उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी ने कही थी। भारत को भी हम धनवान भारत बनाना चाहते हैं तो आवश्यक है बुनियादी ढांचों का विकास तेजी के साथ होना चाहिए, सड़कों का विकास तेजी के साथ होना चाहिए, नई नई सड़कें बननी चाहिए, बेहतर क्वालिटी की सड़कें बननी चाहिए। और यह सब मेरे बहनों भाइयों भारत में, उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, वहीं पर भारत में हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के बारे में मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूं सच्चे अर्थों में समाजवादी पार्टी तो विकास विरोधी है। जाति पाति और पंथ के आधार पर, मजहब के आधार पर यह राजनीति करते हैं। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करती है, जाति पंथ मजहब और धर्म की राजनीति नहीं करती। हम समाज को हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांटकर राजनीति नहीं करना चाहते। भारत एक ऐसा देश है कि भारत के रहने वाले ही ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी देश की धरती से गया है बहनों भाइयों, तो वह हमारे और आपके देश भारत की धरती से सारे दुनिया को गया है। पूरे विश्व को ही हमने अपना परिवार माना है। लेकिन सत्ता हासिल करने के लिए या समाजवादी पार्टी के लोग समाज को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देना चाहते हैं। मैं समाजवादी पार्टी को दोस्तों को कहना चाहता हूं, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति यदि की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए की जानी चाहिए। जहां तक हमारे केंद्रीय सरकार का प्रश्न है, हमारे प्रधानमंत्री का प्रश्न है, बहनों भाइयों, मुझसे बेहतर आप लोग अच्छी तरह जानते हैं जिन जिन योजनाओं को उन्होंने लागू किया है और भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा किया है। मैं उस विस्तार में बहुत जाकर अपनी बात को लंबी नहीं करना चाहता। मैं तो एक कार्यक्रम की यहां चर्चा करना चाहता हूं, आयुष्मान भारत। बहनों भाइयों, दुनिया में किसी भी देश में इस प्रकार की योजना लागू नहीं है। अमेरिका दुनिया का ताकतवर देश माना जाता है, लेकिन अमेरिका में भी लागू नहीं है। आयुष्मान भारत कार्ड यहां भी कुछ लोगों को प्राप्त हुआ होगा, यहां तक मुझे विश्वास है, मिला है। कुछ लोगों को यहां पर आयुष्मान भारत का, कुछ लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है कि नहीं, जरा हाथ उठाइए। बहुत लोगों को मिला है। आप चाहे रामनगर में बीमार पड़ जाएं, लखनऊ में बीमार पड़ जाएं, कलकत्ता में बीमार पड़ जाएं, चेन्नई में बीमार पड़ जाएं, तो बहनों भाइयों वहीं पर बैठे बैठे आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से 1 वर्ष में 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। यह है आयुष्मान भारत कार्ड की योजना। हमारे प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता देखिए। जब वह देश में घूमते थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, उन्हें दिखाई देता था गरीब परिवारों की माताएं बहनें पानी लेने के लिए किसी कुएं अथवा किसी जलाशय पर जाती थी और घड़े पर घड़ा पानी का भरकर किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की यात्रा करते हुए अपने घरों में वह पानी लेकर आती थी। कैसी संवेदनशीलता है हमारे प्रधानमंत्री की। उन्होंने फैसला किया कि भारत के अंदर एक भी घर शेष नहीं बचना चाहिए जिस घर में नल न पहुंच जाए और नल के माध्यम से लोगों को जल की व्यवस्था न हो जाए, एक घर भी शेष नहीं बचना चाहिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? क्या इसके पहले किसी ने सोचा था कि ऐसी भी सरकार आएगी जो इन सब सारी बातों की चिंता करेगी? यह हमारी ही सरकार ने इस बात की चिंता की है बहनों भाई। अन्य राजनीतिक पार्टियों के भी कामकाज को आपने देखा है।
और भारतीय जनता पार्टी के कामकाज को भी आपने अच्छी तरह देखा है। इसलिए मैं आज आप सबसे अपील करने आया हूं, आप सबका सहयोग, आप सबका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। और अभी हाल में ही भारत की संसद में आपने टेलीविजन के पर्दे पर सुना होगा, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी। राहुल गांधी जी खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आने के बाद चीन और पाकिस्तान दोस्त हो गए। उन्होंने हम लोगों के ऊपर आरोप चस्पा कर दिया। मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से कहना चाहता हूं, राहुल गांधी को कम से कम प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी न हो, कम से कम आजाद भारत के इतिहास की जानकारी तो उन्हें होनी ही चाहिए। बहनों भाइयों, हम लोगों ने चीन और पाकिस्तान की दोस्ती कराई कि हम उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय सक्सकाम घाटी जिस पर कि पाकिस्तान का अवैध कब्जा था, उसने चीन के हवाले कर दिया था। बहनों भाइयों, उस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रधानमंत्री नहीं था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। पाक अधिकृत कश्मीर में जो काराकोरम हाईवे बना था, वह पाकिस्तान और चीन की साठगांठ से वह काराकोरम हाईवे बना था। उस समय भारत की कोई प्रधानमंत्री थी तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जब बना था तो उस समय भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे। बहनों भाइयों, भारत के किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि यह मैं मानता हूं, प्रधानमंत्री होता है, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। वह व्यक्ति नहीं होता है, वह संस्था होता है। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्थाओं की इज्जत की जानी चाहिए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी की सोच है। लेकिन जो हकीकत है, राहुल गांधी ने जिस मामले को उठाया है उसको हम बयां कर रहे हैं। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती तो आपके शासनकाल में थी, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं रही है। भारत का मैं रक्षा मंत्री हूं, हकीकत को मैं जानता हूं। उन्होंने कह दिया, भारत और चीन के बीच जो संघर्ष हुआ था, आमना सामना हुआ था गलवान घाटी में, भारत के सेना के जवान बड़ी संख्या में मारे गए और चीन के सेना के जवान बहुत कम संख्या में मारे गए। यह कांग्रेस के नेता, यह समाजवादी पार्टी के लोग भारत के सेना के जवानों के शौर्य, पराक्रम और साहस पर यह सवालिया निशान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बहनों भाइयों, जिस दिन उन्होंने संसद में खड़े होकर बोला था, उसी के एक दिन आगे पीछे ऑस्ट्रेलिया के खोजी पत्रकार ने, क्लेक्सान अखबार जो ऑस्ट्रेलिया से निकलता है, उसमें उसने खोजबीन करने के बाद यह लिखा था कि भारत और चीन के बीच जब संघर्ष हुआ था तो चीन के 38 से लेकर 50 सेना के जवान मारे गए थे। बहनों भाइयों, अपने सेना के जवानों के शौर्य, पराक्रम और साहस का अभिनंदन किया जाना चाहिए, और उसी पर यह सवालिया निशान लगा रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करने के लिए आया। बहनों भाइयों, आप सभी का भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। शरद अवस्थी जी का जहां तक प्रश्न है, आप सब अच्छी तरह परिचित हैं। जब मैं यहां मुख्यमंत्री था तब से मैं शरद जी को जानता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया। मैं जानता हूं, कोई भी विधायक हो, कोई भी सांसद हो, कुछ ना कुछ लोग जरूर होते हैं, भाई विधायक जी ठीक तो है, यह काम कर दिया लेकिन यह काम नहीं किया। यह हो सकता है, क्योंकि विधायक हो, कोई सांसद हो, सब काम कर डाले, न आज तक हुआ है न भविष्य में कभी भी होगा। लेकिन मैं भाइयों बहनों,
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे शरद अवस्थी की नीयत पर कोई मां का लाल सवाल या निशान नहीं लगा सकता। सामान्यतः जो विधायक सांसद हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग जाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में भी कोई शरद अवस्थी के ऊपर यह नहीं कह सकता कि कोई इनके द्वारा कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। और भ्रष्टाचार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब जब कांग्रेस की सरकार रही है, समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, मंत्रियों के ऊपर, सरकारों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। लेकिन चाहे हमारे देश में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो, चाहे हमारे नरेंद्र भाई मोदी की सरकार रही हो, चाहे हमारे यहां पर योगी जी की सरकार हो, बहनों भाइयों, कोई उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि किसी भी सरकार, किसी मंत्री के ऊपर, दामन के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई। यह है भाजपा की सरकार। और भ्रष्टाचार, मैं तो आपको याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जैसा प्रधानमंत्री, राजीव गांधी जी ने एक बार चिंता व्यक्त की। कहा राजीव गांधी जी ने, हम क्या करें, 100 पैसा हम ऊपर से भेजते हैं तो 85 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, केवल 15 पैसा लोगों की जेबों तक पहुंचता है। अरे इस पर जय श्री राम कैसे? लाचारी व्यक्त किया। 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, 15 पैसा लोगों की जेब में पहुंचता है। लेकिन बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने, जिनके संबंध में कहा जाता है कि 56 इंच चौड़े सीने वाला प्रधानमंत्री है, उन्होंने संकल्प लिया कि हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे। और आपने देखा कि आज यदि 100 पैसा ऊपर से चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है। बहनों भाइयों, 1 पैसा भी कटने नहीं पाता है। और भ्रष्टाचार पर यदि अंकुश लगाया जा सकता है, केवल भाषण देकर भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है, बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन लाकर ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया। इसलिए मैं आप सभी लोगों से भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन मांगने आया हूं। तो आप शरद अवस्थी को जिता देंगे? पक्का? पक्का? और ये पक्का जिता देंगे तो एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर करके जरा तालियां बजा दीजिए जोर से, तो मैं मान लूं। यह बात हुई, यह बात हुई। और मैं एक मिनट और मैं बाराबंकी के लोगों को कहना चाहता हूं, केवल रामनगर नहीं, बाराबंकी जिले ने हैदरगढ़ से 2 बार मुझे विधानसभा में भेजा है। बहनों भाइयों, मुख्यमंत्री बनाया है मुझे, मैं इसे कभी भूल नहीं सकता। और बाराबंकी के साथ अपने रिश्ते को किसी भी सूरत में मैं कमजोर नहीं होने देना चाहता। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं, जब कभी कोई जरूरत होगी दिल्ली में भी, तो कोई भी यदि हमारे दरवाजे पर पहुंचेगा और मुझे जानकारी मिल जाएगी कि बाराबंकी से आए हैं, और मैं यदि घर में मौजूद हूं, अपने आवास में मौजूद हूं, तो बहनों भाइयों, हमारा दरवाजा बाराबंकी के लोगों के लिए खुल जाएगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। क्योंकि जहां तक राजनाथ सिंह का प्रश्न है, रिश्ते जब बनते हैं बहनों भाइयों, राजनाथ सिंह ने अपनी जिंदगी में अपने रिश्तों को कभी तोड़ा नहीं है। अवध क्षेत्र में पहली मेरी सभा लगी है मेरे बहनों भाइयों, तो बाराबंकी में ही मेरी सभा लगी है और किसी दूसरे जिले में नहीं लगी। इसलिए मैं कहने आया हूं, आजा सुना है कि बुढ़वल चीनी मिल बंद है,
मंद है। और हमारे मुख्यमंत्री, मुझे बतलाया गया कि योगी आदित्यनाथ जी ने यह कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो बुढ़वल चीनी मिल को चलाएंगे। मालूम है ना, घोषणा किया है उन्होंने। और यदि कहीं पर कोई बाधा पैदा हो तो शरद अवस्थी जी से मैं कहूंगा कि आप मेरे पास आ जाइएगा, मैं सीधे मुख्यमंत्री से मैं बात करूंगा कि यदि आपने घोषणा किया है तो यह वादा पूरा होना चाहिए। तो चलें चलें, अरे शांत हो जाओ, अब चलें चलें अब, अरे नहीं तब क्या करेंगे? चलें भैया, पीछे के लोग अब बहुत आप चलें इधर। अरे कुछ लाए हैं, कुछ गुड़ उड़ पानी होनी, कुछ लाए। आजाद शरद जी देखिए, जनता तो आपको जिता रही है, पक्का है, पक्का। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब कभी मैं लखनऊ आऊं, क्योंकि लखनऊ से ही मैं सांसद हूं, जब कभी मैं लखनऊ आऊं तो एक आध बार मुझे यहां जरूर लेके शरद अवस्थी जी आइएगा, यह आपकी जिम्मेदारी है। तो बहनों भाइयों, अब मैं चलता हूं। अब जब शरद अवस्थी लेकर आप जिता देंगे और शरद अवस्थी जब लेकर मुझे आएंगे तो फिर से मैं यहां आऊंगा और आप लोगों से मुलाकात होगी। चले, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मशहूर हस्ती बहन अंजना ओम कश्यप जी हमारे बीच में इस लोधेश्वर महादेव की धरती पर, मैं उनके सहित संपूर्ण मीडिया जगत के सारे परिवार का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं और मैं सभा के औपचारिक समापन की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।